ब्रिटिश लोग काफी सरकास्टिक होते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कभी आंसर नहीं देते। लेकिन जो न्यूजीलैंड के लोग हैं वो काफी ज्यादा, न्यूजीलैंड का जो 20% हेल्थ केयर सेक्टर है वो प्राइवेटली रन किया जाता है। 80% ऑफ न्यूजीलैंड हेल्थ सेक्टर इज जाता है। लोग अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजना प्रेफर करते हैं क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनकी फीस काफी ज्यादा होती है। सोशल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। सोशल सपोर्ट मतलब जो सिटीजन और परमानेंट रेसिडेंट्स यूके में होते हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि आपको पता ही हुआ कि यूके में जो नर्सेस का एवरेज सैलरी है वो अराउंड इसमें काम करते हैं, तो ये लोग सैलरी तो आपको बहुत देते हैं लेकिन आपका टैक्स भी उतना ही ज्यादा वो लोग कट करते हैं। तो न्यूजीलैंड के टैक्सेशन के बारे में हम बात करेंगे तो अगर आपके पास खुद की कार नहीं है और आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके और न्यूजीलैंड के डिफरेंसेस के बारे में। यह वीडियो बनाने का जो कारण है वो यह है कि काफी सारे नर्सेस यूके से न्यूजीलैंड मूव होना चाहते हैं, काफी सारे नर्सेस इंडिया से न्यूजीलैंड मूव होना चाहते हैं और काफी सारे कंफ्यूज है कि हमें यूके चूज करना चाहिए या न्यूजीलैंड चूज करना चाहिए। आपको भी अगर यह कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड, यूके से रिलेटेड और अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं और डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो हम ज्यादा देरी न करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम पॉइंट रखेंगे वो रहेगा हमारा वेदर, क्योंकि काफी सारे लोग जो यूके में काम करते हैं वो यूके के वेदर को अच्छे तरीके से जानते हैं और काफी सारे लोग यूके के वेदर से काफी परेशान रहते हैं। यूके के वेदर के बारे में हम अगर बात करते हैं तो यूके में 12 महीने आपको बारिश देखने मिल सकती है और यहाँ नॉर्मली क्लाउडी वेदर होता है जिसके कारण लोग काफी डिप्रेस फील करते हैं। न्यूजीलैंड में आपको मोस्टली सनशाइन देखने मिलेगा और यूके और न्यूजीलैंड के वेदर की जो एक सिमिलैरिटी है वो यह है कि इन दोनों देशों में आपको समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम देखने मिलेगा और दोनों ही देश में एक ही दिन में आपको सारे वेदर्स भी देखने मिल सकते हैं कभी कभी, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है दोनों देशों का। लेकिन न्यूजीलैंड में आपको यूके से ज्यादा सनशाइन देखने मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है पीपल एंड कल्चर। आपको यूके में और न्यूजीलैंड में दोनों जगह आपको डाइवर्स पॉपुलेशन देखने मिलेगी, लेकिन यूके में न्यूजीलैंड से ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ पे हर एक कॉन्टिनेंट के लोग आपको देखने मिलेंगे, चाहे वो एशिया, अफ्रीका और अलग अलग देशों से हो, आपको सारे लोग यूके में देखने मिलेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड में भी आपको लोग देखने मिलेंगे, लेकिन जितनी क्वांटिटी में आपको यूके में डाइवर्सिटी देखने मिलेगी उतनी आपको न्यूजीलैंड में देखने नहीं मिलेगी। सोशल एटिकेट्स के बारे में हम बात करते हैं तो सोशल एटिकेट्स आपको यूके के लोगों में काफी ज्यादा देखने मिलता है क्योंकि वो काफी पोलाइटनेस के साथ आपके सामने पेश आते हैं। हर जगह आपको बराबर क्यूज देखने मिलेगी। ब्रिटिश लोग काफी फॉर्मल होते हैं। ऑन द अदर हैंड न्यूजीलैंड के लोगों के बारे में बात करेंगे तो न्यूजीलैंड के लोग जनरली बहुत फ्रेंडली, अप्रोचेबल होते हैं और वो काफी रिलैक्स्ड और इनफॉर्मल एटीट्यूड से आपके साथ सोशल इंटरेक्शन करते हैं। कल्चरल आइडेंटिटी में आपको यूके में बहुत ज्यादा हिस्ट्री और हेरिटेज और लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट ट्रेडिशन के बारे में, पब्स के बारे में, टी के बारे में देखने मिलेगा। और लेकिन न्यूजीलैंड में जो इंडिजिनियस माओरी कल्चर है वो एसेंशियल पार्ट है न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड में सनी वेदर होने के कारण आपको काफी सारी आउटडोर एक्टिविटीज भी देखने मिलती है। स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन के बारे में हम अगर बात करते हैं तो दोनों ही कंट्री में क्रिकेट, फुटबॉल और रग्बी बहुत ज्यादा खेला जाता है। स्पेशली इंग्लैंड में आपको क्रिकेट देखने मिलेगा और अगर आप न्यूजीलैंड में देखेंगे तो वहाँ रग्बी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और ब्रिटिश और न्यूजीलैंड के लोगों के बारे में एक जो डिफरेंस है वह यह है कि ब्रिटिश लोग काफी सरकास्टिक होते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कभी आंसर नहीं देते। लेकिन जो न्यूजीलैंड के लोग हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और डाउन टू अर्थ होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रिटिश पॉपुलेशन। तो अभी हमने बात की पीपल और कल्चर के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेल्थ केयर। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आप यूके में रहते हैं या तो इस चैनल को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि यूके में एनएचएस सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो कि गवर्नमेंट फंडेड होता है, जो कि आपके टैक्स से और आप जो एनआई भरते हैं उससे एनएचएस को फंड किया जाता है, जिसके कारण आपको कोई भी तकलीफ क्यों ना हो वो सारी चीजें आपको एनएचएस में फ्री में मिलती है। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, न्यूजीलैंड में भी आपको पब्लिक हेल्थ केयर देखने मिलेगा और पब्लिक हेल्थ केयर जो कि न्यूजीलैंड में है वो भी टैक्स के द्वारा फंड किया जाता है। और न्यूजीलैंड में भी मोस्ट ऑफ द चीजें आपको पब्लिक हेल्थ केयर में जो मिलने वाली है वो फ्री होती है। कुछ चीजों का ही आपको पेमेंट करना पड़ता है और प्रिस्क्रिप्शन का भी आपको बहुत छोटा अमाउंट, जब आपको कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है तो आपको एक छोटा सा अमाउंट अपने प्रिस्क्रिप्शन के लिए देना होता है। इसके अलावा जो ज्यादा से ज्यादा चीजें जो न्यूजीलैंड के हेल्थ केयर में आता है वो आपको फ्री होती है। कुछ ही चीजों के आपको पैसे देना होता है। और हम अगर दोनों
देशों के हेल्थ केयर सिस्टम की बात करेंगे तो क्योंकि ये दोनों देशों में पब्लिक हेल्थ केयर सबसे बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम है, तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होने के कारण इन दोनों देशों में वेटिंग लिस्ट, जो रूटीन सर्जरीज, रूटीन प्रोसीजर्स की वेटिंग लिस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है। न्यूजीलैंड का जो 20% हेल्थ केयर सेक्टर है वो प्राइवेटली रन किया जाता है। 80% ऑफ न्यूजीलैंड हेल्थ सेक्टर इज पब्लिक हेल्थ सेक्टर, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशन। एजुकेशन में हम अगर चिल्ड्रन एजुकेशन की बात करते हैं, यूके में 5 से 18 साल के बच्चों को कंपलसरी स्कूल अटेंड करना होता है। 5 से 11 साल तक आपका प्राइमरी एजुकेशन होता है और 11 से 16 साल तक का आपका सेकेंडरी एजुकेशन होता है और 16 ईयर्स के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको स्कूल में रह के आपका फर्दर एजुकेशन, जो कि ए लेवल यहाँ पे कहा जाता है या वोकेशनल ट्रेनिंग्स कहा जाता है, वोकेशनल कोर्सेज कहा जाता है, उसे आप ले सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल होता है। लेकिन 16 ईयर्स तक के गवर्नमेंट कंपलसरी आपको स्कूल अटेंड करने के लिए बोलती है। जो यूके का स्कूलिंग है वो मोस्टली पब्लिक फंडेड है। यहाँ पे भी प्राइवेट स्कूलिंग है, लेकिन प्राइवेट स्कूलिंग में काफी कम बच्चे जाते हैं। 90% ऑफ द पब्लिक अपने बच्चों को यूके में पब्लिक स्कूल में भेजती है, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन है वो काफी अच्छे स्टैंडर्ड का आपको देखने मिलता है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। तो यूके का एजुकेशन काफी अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलता है। और न्यूजीलैंड के चिल्ड्रन एजुकेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में भी 6 से 16 साल तक के बच्चों को कंपलसरी स्कूल जाना होता है। न्यूजीलैंड में आपको जो प्राइमरी स्कूल्स होती है वो होती है 5 से 12 ईयर्स तक का और सेकेंडरी जो स्कूल्स होता है वो 13 से 18 ईयर्स तक का होता है। और न्यूजीलैंड में भी जैसा यूके में पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स है, वैसा ही न्यूजीलैंड में भी स्टेट स्कूल्स है और इंटीग्रेटेड स्कूल्स है और प्राइवेट स्कूल है। तो जो स्टेट स्कूल होती है वो पब्लिक फंडेड स्कूल होती है, जिसे हम गवर्नमेंट स्कूल कहते हैं, और जो इंटीग्रेटेड स्कूल होती है वह भी पब्लिक फंडेड होती है, लेकिन वहाँ पे फेथ एजुकेशन दिया जाता है। जैसे कि आप अगर यूके में देखेंगे तो यहाँ पे रोमन कैथलिक स्कूल होती है जहाँ पे फेथ बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है। यहाँ क्रिश्चियनिटी बेस्ड एजुकेशन आपको कैथलिक स्कूल में दिया जाता है, वैसे ही इंटीग्रेटेड स्कूल में आपको फेथ बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है। और प्राइवेट स्कूल्स भी यहाँ होती है जहाँ पे काफी कम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि जो न्यूजीलैंड में भी पब्लिक स्कूलिंग है वो काफी अच्छी है, तो लोग अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनकी फीस काफी ज्यादा होती है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यूके में आपको यूनिवर्सिटी में, अगर आप यूके के सिटीजन है तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन जब लेते हैं तो 9200 आपको, आप चाहे MBBS करो या कोई भी आर्ट्स का कोई भी डिग्री करो तो आपको सेम फी आपको 9200 भरना पड़ेगा अपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए हर साल। और यह फी भरने के लिए आपको गवर्नमेंट हेल्प करती है लोन के द्वारा, जो लोन आपको अपना एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, जॉब लगने के बाद भरना होता है। वैसा ही न्यूजीलैंड में भी आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है लोन के द्वारा। न्यूजीलैंड में आपको अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेना है और आप न्यूजीलैंड सिटीजन है तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प किया जाएगा यूनिवर्सिटी की फीस भरने के लिए। तो न्यूजीलैंड में और यूके में ऑलमोस्ट सेम चीजें एजुकेशन से रिलेटेड देखने मिलेगी। अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करेंगे दोनों कंट्रीज में तो आपको देखने मिलेगा कि यूके में आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी फ्री में मिलती है, एजुकेशन फ्री में मिलता है, यहाँ पे कल्चरल अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि हर एक देश के लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करने मिलता है, आपको डाइवर्स सिटीज मिलती है, अच्छी अच्छी बड़ी सिटीज है जैसे कि मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लंदन जैसी बड़ी सिटीज में आपको लगेगा कि आप यूके में नहीं है, किसी और कंट्री में है, क्योंकि सारे कम्युनिटीज को, सारे अलग अलग नेशनलिटीज को आपको एक साथ देखने मिलता है। आपको सोशल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। सोशल सपोर्ट मतलब जो सिटीजन और परमानेंट रेसिडेंट्स यूके में होते हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स प्रोवाइड की जाती है, जिसके द्वारा वो लोग काफी अच्छी तरीके से यूके में सर्वाइव कर सकते हैं। और यहाँ पे यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज, आप कोई भी फील्ड से क्यों ना हो, आपको काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लेकिन जो चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है यूके में वो यह है कि आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा देखने मिलेगा। वर्क लाइफ बैलेंस, यहाँ पे वर्किंग आवर्स कभी कभी ज्यादा होने के कारण, क्योंकि नर्सेस का अगर आप वर्किंग आवर्स देखते हैं तो 12 आवर्स की शिफ्ट नर्सेस को यहाँ करना होता है 3 दिन, तो वर्क लाइफ बैलेंस में कभी कभी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं आ सकती जितनी हमें प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में आती है। और जो नेगेटिव पॉइंट आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ में देखने मिलेगा वो रहेगा वेदर, क्योंकि यहाँ का वेदर मोस्टली क्लाउडी और डिप्रेसिंग होता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ में न्यूजीलैंड की हम अगर बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में आपको देखने मिलेगा पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वहाँ की वो यह है कि वहाँ नेचुरल ब्यूटी काफी ज्यादा है। आपने अगर न्यूजीलैंड की फोटोज देखे होंगे तो वहाँ पे काफी ज्यादा नेचुरल ब्यूटी है। वहाँ आउटडोर एक्टिविटीज आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं। आप हमेशा अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाकर एंजॉय कर सकते हैं और वहाँ आप अपने आप को आउटडोर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी काफी अच्छी रहेगी। और वहाँ पे भी काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज है। वहाँ पे भी जो अपने इंडियन कम्युनिटीज
है, जो एशियन कम्युनिटीज है वहाँ काफी ज्यादा स्ट्रांग है, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है और आपका वर्क लाइफ बैलेंस आपको यूके से ज्यादा अच्छा न्यूजीलैंड में देखने मिल सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में अगर न्यूजीलैंड के चैलेंजेस आपको देखना है तो आपको चैलेंजेस देखने मिलेंगे कि ज्योग्राफिकली ये आइसोलेटेड कंट्री है। आपको कोई भी कंट्री जाना है तो आपको काफी लंबा सफर करके किसी भी कंट्री में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी काफी कम है क्योंकि यह कंट्री दूसरे कंट्री से काफी दूर है और छोटी सी कंट्री होने के कारण यहाँ पे आपको इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज काफी कम देखने मिलेगी और दोनों कंट्री का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी अच्छा है आप अगर देखेंगे तो, लेकिन आपका डिपेंड करता है कि आपके प्रेफरेंसेस क्या है। तो आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या चूज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप लंदन सिटी में रहते हैं तो आपको लंदन में देखने मिलेगा कि लंदन का कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा है। अगर आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट किराए से लेना चाहते हैं तो आपको 900 से 1000 पाउंड तक पे करना पड़ सकता है। वैसे ही न्यूजीलैंड में भी है, अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको शायद सस्ते घर मिलेंगे, लेकिन अगर आप ऑकलैंड या वेलिंगटन जैसी बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं तो आपको वहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई देखने मिलेंगी। तो यूके का और न्यूजीलैंड का कॉस्ट ऑफ लिविंग चेक करने के लिए हम जाएंगे numbeo.com पे। आपको आपके स्क्रीन पे देखने मिलेगा कि यू नीड अराउंड 4,309 pounds in Auckland to maintain the same standard of life that you can have with 3,800 in Manchester, assuming you rent in both cities. This calculation uses our cost of living plus rent. तो आप अगर इस वेबसाइट पे और नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कंज्यूमर प्राइसेस इन ऑकलैंड आर 12.2% higher than Manchester without rent. Consumer prices including rent in Auckland are 13% higher. Rent prices in Auckland are 16.2% higher. Restaurant prices in Auckland are 11.6% lower than in Manchester. Grocery prices in Auckland are 40.8% higher than in Manchester. अगर दोनों कंट्रीज को आप कंपेयर करेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि कौन से कंट्री में ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग है। आप लंदन की अगर बात करेंगे तो लंदन में डेफिनेटली काफी ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग है, लेकिन लंदन बहुत बड़ी सिटी है। लंदन का हम न्यूजीलैंड के किसी और सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि लंदन बहुत ही ज्यादा बड़ी सिटी है न्यूजीलैंड के किसी सिटी से कंपेयर करने के लिए, तो इसीलिए मैंने लंदन को किसी और सिटी के साथ कंपेयर नहीं किया। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बाद वो है सैलरी। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करते हैं यूके में तो एवरेज सैलरी यूके में 33,000 पर ईयर है। अगर हम लंदन की एवरेज सैलरी की बात करते हैं तो लंदन का एवरेज सैलरी है 41,800। ये जो हम एवरेज सैलरी की बात कर रहे हैं वो नर्सेस की सैलरी नहीं है। इन जनरल जो सैलरी आपको न्यूजीलैंड और यूके में देखने मिलती है, हर एक अलग अलग प्रोफेशन की सैलरी की हम बात कर रहे हैं। हम नर्सेस की सैलरी को भी आगे डिस्कस करेंगे। और हम अगर न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड का जो एवरेज सैलरी है वो है 28 से 29,000 पर ईयर, जो कि नॉर्मल जो अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है न्यूजीलैंड में वो है 28,000 पाउंड्स। और अगर हम वो न्यूजीलैंड डॉलर्स में देखते हैं तो वो अराउंड 57,000 के आसपास है। तो अभी हम बात करेंगे नर्सेस के सैलरी के बारे में। जैसे कि आपको पता ही हुआ कि यूके में जो नर्सेस का एवरेज सैलरी है वो अराउंड 30,000 है। डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंड में है। अगर आप बैंड 5 से स्टार्ट करते हैं तो आपकी सैलरी 28,000 से स्टार्ट होती है। अगर आप बैंड 6 है तो आपकी सैलरी 35,000 से स्टार्ट होगी, लेकिन आप नॉर्मली बैंड 5 पे भी होके 30,000 से ज्यादा हर साल कमाते हैं तो हम 30,000 एवरेज सैलरी मानकर चलेंगे। वैसे ही अगर आप न्यूजीलैंड में नर्सेस की सैलरी देखते हैं तो नर्सेस की सैलरी 67,000 न्यूजीलैंड डॉलर से स्टार्ट होती है। और अगर आप 67,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो अराउंड 31,000 पाउंड्स के आसपास आता है, जो कि 31 लाख रुपीस पर ईयर होता है। और न्यूजीलैंड में भी आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी मिलती है। 3 से 7 साल अगर आपका एक्सपीरियंस है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड में भी जो नर्सेस है उनको सैलरी उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलती है। अगर आप ग्रेजुएट रजिस्टर्ड नर्स है स्टार्ट किए तो मैं जैसे बताया आपको 67,000 सैलरी आपको स्टार्ट होगी। अगर आपको 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 76,000 से 95,000 तक की हो सकती है। अगर आप सीनियर नर्सेस है जिसको और भी ज्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम करना पड़ता है तो आपकी सैलरी 1,21,000 से 1,44,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स तक की जाती है। न्यूजीलैंड में डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है तो आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से काफी ज्यादा सैलरी मिलती है। हो सकता है आपको 40 लाख इंडियन रुपीज से भी ज्यादा का पैकेज न्यूजीलैंड में आपके एक्सपीरियंस के कारण मिले। लेकिन आप अगर यूके में आते हैं इंडिया से या किसी और देश से एक्सपीरियंस लेकर तो आपकी सैलरी जो स्टार्ट होगी वो 28 लाख से ही स्टार्ट होगी। आपके एक्सपीरियंस को ये लोग ज्यादा काउंट नहीं करते हैं। अगर इन लोग काउंट भी कर लेंगे तो आपको 35 लाख से ज्यादा का पैकेज नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास अगर एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है तो आपने डेफिनेटली न्यूजीलैंड को चूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। अभी हमने बात की सैलरी की, तो हमें बात करना पड़ेगा टैक्स की भी, क्योंकि आप जब इन वेस्टर्न कंट्रीज में काम करते हैं तो ये लोग सैलरी तो आपको बहुत देते हैं, लेकिन आपका टैक्स भी उतना ही ज्यादा वो लोग कट करते हैं। तो न्यूजीलैंड के टैक्सेशन के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी सेम यूके के समान है, जितना ज्यादा पैसा आप कमाएंगे उतना ज्यादा टैक्स आपको देना है। तो आप अगर न्यूजीलैंड डॉलर्स में 14,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स तक कमाते हैं तो आपको 10.5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका सैलरी 14,000 से लेकर 48,000 है तो आपको 17.5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी कमाई 48,000 से लेकर 70,000 तक है तो आपको 30% टैक्स देना होगा, और आप अगर 70,000 से ज्यादा कमाते हैं तो आपको 33% टैक्स देना होगा। तो यह था न्यूजीलैंड के टैक्स के बारे में। आपने जैसा देखा ही होगा कि नर्सेस को डेफिनेटली 70,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगी तो आपको 30% टैक्स न्यूजीलैंड में देना होता है। और यूके के टैक्सेशन के बारे में अगर हम बात करते तो यहाँ पे भी सेम है। अगर आप ज्यादा पैसा कमाते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स देना है। तो आप अगर 12,570 पाउंड तक कमाते हैं तो आपको कुछ भी टैक्स देना नहीं है। अगर आप 12,570 से 50,270 तक कमाते हैं तो आपको 20% टैक्स देना है। अगर आप 50,271 से 1,50,000 तक कमाते हैं तो आपको 40% टैक्स देना है। अगर आप 1,50,000 पाउंड कमाते हैं तो आपको 45% टैक्स देना होता है। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज आपको पैसा देती है और टैक्स के नाम से पैसा वापस ले लेती है 20 से 30%। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन। हम अगर यूके की बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो यूके की हर सिटी, हर गांव बहुत अच्छे ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन चाहे सिटी में हो या विलेजेस में हो बहुत अच्छा देखने मिलेगा। और इसके अपोजिट में हम अगर न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में सिर्फ सिटीज में आपको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन देखने मिलेगा। अगर आपके पास खुद की कार नहीं है और आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। न्यूजीलैंड में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा नहीं है, यूके का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। तो मैंने कोशिश किया कि आज के इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर करूं। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स छूट गए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। आपके कमेंट्स के द्वारा और भी अधिक लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह यह वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।